बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी आईएसएसबी की तैयारी पूरी मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। हमारी पिछली वीडियो जीटीओ म्यूचुअल असेसमेंट के बारे में थी और इस सिलसिले में आप लोगों को मुकम्मल गाइडलाइन आपके साथ शेयर की थी। अगर किसी ने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, लिंक पर जाकर इसे ज़रूर देख लें। हमारी आज की वीडियो जीटीओ डायमेंशन के बारे में है और आप जीटीओ से रिकमेंडेशन कैसे हासिल कर सकते हैं इसके मैं आपको टिप्स दूंगा। तो इस सिलसिले में हम जो स्कीम फॉलो करेंगे वो यूँ है कि सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन होगा जीटीओ डायमेंशन का, और फिर उसके जीटीओ डायमेंशन की वर्किंग मेथडोलॉजी क्या है, रोल ऑफ जीटीओ क्या है, टास्क कौन कौन से कंडक्ट करता है जीटीओ, और जीटीओ अपना ओपिनियन कैसे बनाता है किसी भी कैंडिडेट के बारे में। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर रिकमेंडेशन कि आपने किस तरीके से प्रैक्टिकली मैं आपको एक तरीक़ाकार बताऊंगा कि आप कैसे रिकमेंडेशन हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद प्रो टिप्स हैं जो कि एक सरप्राइज़ होगा, और उसके बाद फिर फाइनल थॉट कंक्लूजन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो जीटीओ डायमेंशन जो है ये जिस तरह बाकी एसएसबी के 3 डायमेंशन है टोटल, तो इसमें से जीटीओ डायमेंशन भी उसी तरह कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन या एवेलुएशन पे काम करती है। और ये पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मसल्ह फ़ौज जो है ना उसकी जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको एवेलुएट करती है एज ए थर्ड डायमेंशन। तो इसका जो बेसिक फोकस है जो कैंडिडेट में ये असेस करती है वो प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ हैं एंड हाउ दे परफॉर्म इन ग्रुप सेटिंग। तो ये 2 बुनियादी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ और ग्रुप सेटिंग में। और फिर उसी लिहाज से टीम वर्क स्किल्स और लीडरशिप पोटेंशियल कैंडिडेट्स में ये चेक करती हैं, जो जीटीओ डायमेंशन है चेक करता है। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट हैं और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं, तो इसी तरह वो अपना अपना ओपिनियन, एक कंप्लीट ओपिनियन देते हैं हर कैंडिडेट के बारे में। इसी तरह जीटीओ डायमेंशन भी एक कंप्रिहेंसिव असेसमेंट किसी भी कैंडिडेट की करता है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट करता है, जो बाद में फिर तीनों मिलकर एक फिर कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट बनाते हैं, अपना अपना ओपिनियन शेयर करते हैं और फिर उस पर एग्री होते हैं, एक एग्रीएबल ओपिनियन बनाते हैं फाइनल डे के ऊपर। और फिर फाइनली जो कैंडिडेट होता है वो या तो रिकमेंड हो जाता है या नॉट रिकमेंड हो जाता है। जीटीओ की वर्किंग और टेस्टिंग मेथडोलॉजी क्या है? तो जो जीटीओ का डायमेंशन का जो वर्किंग मेथड है वो बेसिकली इंडोर और आउटडोर टास्क पर मुश्तमिल है। 2 तरह के उनके टास्क होते हैं। एक इंडोर टास्क होता है शुरू में, उसके बाद फिर आउटडोर टास्क होते हैं। तो जीटीओ जो बेसिकली एवेलुएट करता है कैंडिडेट का, वो उसका जो एक स्ट्रक्चर ग्रुप एक्टिविटीज़ होती हैं और वो इंडोर है। एक आज जो है ना वो इंडिविजुअल बेस होता है, बाकी इंडोर और आउटडोर वो स्ट्रक्चर जो है ना ग्रुप एक्टिविटीज़ होती है जिसमें रियल लाइफ लीडरशिप या टीम वर्क की सिनेरियोज़ होती हैं। तो इसी के थ्रू कैंडिडेट को एवेलुएट किया जाता है। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ लीडर बेस होती हैं, कुछ लीडर लेस होती हैं, मतलब किसी में लीडर बनाते हैं किसी में लीडर नहीं होता। तो इन सारी एक्टिविटीज़ का वो इंडोर के हों या आउटडोर के हों, उसमें कैंडिडेट का एक जो नेचुरल बिहेवियर है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो कैंडिडेट का नेचुरल बिहेवियर है और उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स है या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो चेक की जाती हैं, वो निकाली जाती हैं। और जो जीटीओ की मेथडोलॉजी है वो जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स के फार्मूले पे काम करती है। मतलब ये है कि जीटीओ जो है ना का जो काम है या वो जो चीज़ें चेक करती हैं वो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पे होते हैं। आपके वर्बल जो क्लेम्स होते हैं उस पर वो डिपेंड नहीं करता, ना वो चीज़ें चेक करती है। साइक के सामने आप रिटर्न में बहुत सारी चीज़ें लिख लेते हैं कि मैं तो ये भी हूँ वो भी हूँ, और उसमें किस्से कहानी आप लिख लेते हैं, फ़िक्रें बना लेते हैं, पिक्चर्स, स्टोरी राइटिंग्स और सिचुएशंस वगैरह लिख लेते हैं, लिखते हैं वो अल्फाज होते हैं। इसी तरह डिप्टी के सामने भी, डिप्टी प्रेसिडेंट जो होता है उसके सामने भी आप बड़े बड़े दावे कर सकते हैं, वर्बली आप क्लेम कर सकते हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ।
लेकिन GTO के सामने या GTO डायमेंशन में ये चीज़ नहीं चलती। GTO डायमेंशन में आपने प्रूव करना होता है प्रैक्टिकली कि आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपके जो ट्रेट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं पर्सनैलिटी की, वो एक्चुअल में है क्या। तो वो ये इंडोर और आउटडोर जितने भी टास्क होते हैं उसमें आपने उनको डिस्प्ले करने होते हैं। अगर आपने डिस्प्ले नहीं किए तो आप रेस्ट अश्योर कि GTO आपको रिकमेंड नहीं करेगा। आपने उसको डिस्प्ले करना है, दिखाना है कि वाकई आप में ये सारी एबिलिटीज़ हैं। तो ये GTO का जो वर्किंग मेथड है, इस बुनियाद पे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, इस फार्मूले पे GTO का डायमेंशन काम करता है। रोल ऑफ GTO क्या है? तो GTO का रोल बेसिकली ऑब्जर्वर का है। ये ना तो पार्टिसिपेंट होता है किसी भी टास्क में, ना टीचर की तरह आपको चीज़ें सिखाता है, ना आपका मेंटर होता है आपको गाइड करता है। वो एक टास्क आपको दे देता है, वो आपको बता देता है उसकी लिमिटेशंस, इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद फिर आपको ऑब्ज़र्व करता है। GTO जो ग्लासेस पहनता है जासूसों वाली, तो वाकई वो जासूस ही होता है। वो आपको इसी के पीछे ऑब्ज़र्व करता है। वो किधर देखता है, किसको देखता है, तब आपको नज़र ना आए। तो ये ग्लासेस ये GTO के यूनिफॉर्म का पार्ट है। इससे यही GTO की निशानी है और इसी के थ्रू से वो पहचाना जाता है। तो करता क्या है GTO कि वो केयरफुली वॉच करता है कि कैंडिडेट्स आपस में किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, कौन इनिशिएटिव लेता है, किस तरह वो कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं, और ग्रुप टास्क में या ग्रुप में वो कौन सा कैंडिडेट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वो चुपके से बतौर ऑब्जर्वर ये सारी चीज़ें चेक करता है और हर कैंडिडेट के अगेंस्ट उसको नोट करता है। GTO इंटरफेयर नहीं करता किसी भी टास्क में। हाँ, अलबत्ता अगर कोई रूल ब्रेक हो जाए, फाउल हो जाए, तो फिर वो बताता है। और दरमियान में GTO कोई क्लैरिफिकेशन नहीं देता। ये इंस्ट्रक्शन भी दी जाती है कि आप दरमियान में GTO के टास्क में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं GTO से। हाँ, जब ब्रीफिंग हो रही हो, आपको कोई चीज़ बता रही हो, उस वक्त आप GTO से क्लैरिफिकेशन के लिए सवाल पूछ सकते हैं, दरमियान में नहीं पूछ सकते। तो ये बेसिकली रोल है GTO का। और GTO काम कैसे करता है? टास्क कंडक्टेड बाय GTO डायमेंशन में कौन कौन से टास्क होते हैं? जिस तरह आपको पहले बता दिया कि कुछ इंडोर और आउटडोर टास्क होते हैं, और हर टास्क का एक डेजिग्नेटेड, एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स को वो चेक करते हैं हर टास्क के थ्रू। तो पहले बात करते हैं इंडोर टास्क की। अच्छा, ये जितने भी टास्क हैं, इंडोर हैं, आउटडोर, उसके ऊपर मेरी हर एक टास्क के ऊपर वीडियो बनी हुई है अलग से डिटेल के साथ। अगर किसी ने वो नहीं देखी तो इसका लिंक जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा प्लेलिस्ट की सूरत में। तो आप वहाँ पर जाके हर एक टास्क के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन बताऊँगा। तो जो सबसे पहला टास्क होता है पब्लिक स्पीकिंग। इसमें हर कैंडिडेट को टॉपिक दिया जाता है, शॉर्ट स्पीच उसने देनी होती है, और इसमें जो टेस्ट किया जाता है वो उसका कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, अवेयरनेस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। इस तरह ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है। इसका बेसिक मकसद एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क है, और एक क्रिटिकल सिचुएशन दी जाती है, उसमें आपने एक प्लान तैयार करना होता है, इंडिविजुअल भी एज अ ग्रुप भी। जो आउटडोर टास्क हैं, आउटडोर टास्क में बेसिकली आपकी प्लानिंग, प्रैक्टिकल सेंस, इमोशंस, डिटर्मिनेशन और टीम वर्क चेक की जाती है। तो उसमें जो पहला टास्क आपका होता है वो जो PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होता है। ये कम्प्लेक्स ग्रुप टास्क होते हैं। बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 3 टास्क, 3 स्टेजेस होती हैं। तो आपने उनके अंदर नेविगेट करना होता है, आपके पास मटेरियल होता है वो और पूरे ग्रुप ने आगे इन तीनों को कंप्लीट करना होता है। जो SGRT है, सब ग्रुप रेस टास्क, ये सब ग्रुप की सूरत में होता है। अपने ग्रुप को 2 ग्रुपों में डिवाइड किया जाता है सब ग्रुप्स में, और ये हाई एनर्जी टास्क है। इसमें 5 ऑब्स्टिकल्स होते हैं और आखिर में एक सिचुएशन होती है जिस तरह टास्क होता है। तो ये आपने करना है। इसमें सख्त किस्म के रूल्स होते हैं। ये अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। हाफ ग्रुप टास्क भी होता है जब SGRT नहीं होती, तो उसकी जगह पे हाफ ग्रुप टास्क होता है। ये PGT की तरह होता है, लेकिन ये छोटा टास्क होता है, और तकरीबन 3 सब ग्रुप्स में ग्रुप को डिवाइड किया जाता है और ये कंडक्ट होता है। इसके बाद एक कमांड टास्क।
इसमें हर कैंडिडेट को कमांडर बनाया जाता है और उसने एक अपने ग्रुप को लीड करना होता है थ्रू ऑब्स्टिकल, और इस तरीके से हर एक को कमांडर बनना पड़ता है इस टास्क के ज़रिए, और इसमें उसके लीडरशिप स्किल्स वगैरह चेक की जाती हैं। उसके बाद इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। कैंडिडेट्स ने इंडिविजुअली 9 ऑब्स्टिकल्स को नेगोशिएट करना होता है। लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, 2 मिनट का टाइम होता है। उसमें आपकी डिटर्मिनेशन, करेज, फिज़िकल और मेंटल एजिलिटी चेक होती है। उसके बाद लास्ट जो होता है म्यूचुअल असेसमेंट होता है। ये सेल्फ और पीयर असेसमेंट है। इसमें आप अपने आप को और अपने ग्रुप के कैंडिडेट को असेस करते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन जीटीओ टास्क। तो ये सारे टास्क जीटीओ के होते हैं जो जीटीओ डायमेंशन में ये टास्क कंडक्ट होते हैं। तो आप बात करते हैं हाउ जीटीओ फॉर्म्स एन ओपिनियन अबाउट अ कैंडिडेट। जीटीओ किसके बारे में, कैंडिडेट के बारे में अपना ओपिनियन राय कैसे बनाता है कि ये रिकमेंडेड है या नॉट रिकमेंडेड है। तो जीटीओ एवेलुएट्स कैंडिडेट होलिस्टिकली। वो जीटीओ जो होता है वो किसी एक टास्क की बुनियाद पर कैंडिडेट को बेस नहीं करता। वो जितने टास्क इंडोर आउटडोर हैं उन सब को जज करता है कैंडिडेट को, और फिर उनकी जो कंबाइंड ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसी के मुताबिक फिर जीटीओ जो है ना वो अपना ओपिनियन बनाता है किसी भी कैंडिडेट के बारे में। तो जो चीज़ें वो चेक करता है उसमें लीडरशिप और इनिशिएटिव है कि कैंडिडेट ने चार्ज या कमांड या जो लीडरशिप रोल क्या है वो नेचुरल है या नहीं है। डज ही कंट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टिवली टू ग्रुप डिस्कशंस, प्लान या आउटडोर टास्क, क्या वो ग्रुप में कंट्रीब्यूट कर रहा है, या वो क्या प्रोएक्टिव है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मसाइल को या जो टास्क हैं या जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं सिचुएशंस, तो वो उसको सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा प्रोएक्टिवली। उसके बाद टीम वर्क और कोऑपरेशन देखी जाती है हर कैंडिडेट की, कि कैंडिडेट जो है वो टीम मेंबर है या नहीं है, सपोर्ट करते हैं दूसरों को या डोमिनेंट दिखाना चाह रहा है ग्रुप को। मतलब उसका जो बिहेवियर है वो डोमिनेटिंग है या वो सपोर्टिव है, कोऑपरेटिव है। ये सारी चीज़ें चेक करता है जीटीओ। इसके साथ आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है कि क्या कैंडिडेट जो है ना अपने जो थॉट्स हैं वो उसको क्लैरिटी के साथ एक्सप्रेस और कॉन्फिडेंस के साथ एक्सप्रेस कर सकता है या नहीं, और इसके साथ जो उसकी लिसनिंग है क्या वो भी दूसरों की बात सुन सकता है उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकता है या नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं दोनों। आपकी जो प्रैक्टिकल एबिलिटी है और प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स है वो भी जीटीओ चेक करता है कि क्या कैंडिडेट में ये एबिलिटी है कि वो चीज़ों को क्विकली अंडरस्टैंड कर सकें और उसमें जो रूल्स हैं या जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, कि और उसके कोई लॉजिकल और फिजिबल सॉल्यूशन जो गिवन चैलेंजेस हैं या टास्क है वो दे सकता है कि नहीं दे सकता। कॉन्फिडेंस और कंपोजर अंडर प्रेशर भी चेक करता है कि कैंडिडेट जो डिफ़िकल्ट और अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है उसको किस तरीके से हैंडल कर रहा है, कर भी सकता नहीं, और वो पैनिक तो नहीं करता, काम रहता है स्ट्रेस के दौरान या नहीं रहता। तो ये चीज़ें वो चेक करता है। इसके साथ जो आपको फिज़िकल और मेंटल एजिलिटी है और डिटर्मिनेशन है ये भी चेक होती है कि कैंडिडेट जो है फिज़िकली और मेंटली फ़िट है, और उसको फिर प्रोजेक्ट करता है कि अगर वो फिट है तो क्या जो मिलिट्री ट्रेनिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो उस पर पूरा उतर सकता है या नहीं उतर सकता। ये सारी चीज़ें चेक करता है। इसी तरह उसकी जो परसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, कंसिस्टेंसी है टास्क को कंप्लीट करने के बारे में या ऑब्स्टिकल को मुकम्मल करने की सूरत में, तो वो है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। जीटीओ ये सारी ऑब्जर्वेशन, ये जो मैंने फील्ड्स बताई हैं, ये ऑब्जर्वेशन की जो फील्ड्स हैं ये सारी फिर कंपाइल करता है, नोट करता है, और इनकी बुनियाद के ऊपर फिर वो एक बैलेंस ओपिनियन बनाता है कि आया ये कैंडिडेट जो है वो रिक्विजिट जो लीडरशिप और अफसर लाइक क्वालिटीज़ हैं या मिलिट्री के लिहाज से वो पोजेस करता है या नहीं करता। फिर उसी के मुताबिक उसको रिकमेंड या नॉट रिकमेंड करता है। तो अब प्रैक्टिकल अप्रोच टू गेट रिकमेंडेड बाय जीटीओ। प्रैक्टिकल अप्रोच मैं बेसिकली इसके 2 स्टेजेस में बताऊंगा। एक तो ये है कि आईएसएसबी से पहले कि आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, और उसके बाद ड्यूरिंग द जीटीओ टास्क आपने क्या अप्रोच रखनी है,
कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो इम्प्रूव, सबसे पहला टिप जो है या स्टेप जो है, इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके लिए आप प्रैक्टिस करें वेरियस टॉपिक्स के ऊपर, उस पर स्पीच करने के लिए अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, टीचर्स, क्लास फेलोज़ के साथ, ताकि आप में ये एबिलिटी पैदा हो। एक तो आप अपने बात को समझा सकें, आर्टिकुलेट कर सकें अपने थॉट्स को, और दूसरा आपका जो है ना, इससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपके इंडोर टास्क होते हैं ये इसी पे ही डिपेंड करते हैं। इन्हांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जितने भी खाओ ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हैं, जितने भी टास्क में होते हैं, उसमें बेसिकली आपने प्लान ही बनाना तो है। तो इसके लिए ना आपने ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आप घर पे आए से 20 से पहले कोई जो पजल्स होते हैं, लॉजिकल के पजल्स होते हैं या केस स्टडीज़ होती हैं, उसको जब आप हल करना शुरू करेंगे तो आपकी ये आदत जो है ना ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, और आपका जो माइंड होगा वो स्ट्रक्चरल अप्रोच बनाएगा कि पजल्स वगैरह कैसे सॉल्व होते हैं और केस स्टडीज़ कैसे सॉल्व होती हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व स्किल्स जो है ना वो इन्हांस हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। स्टे फिज़िकल फिट। आपने काम करना है अपने स्टेमिना के ऊपर, एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर। ये आपको सपोर्ट करती है, जितने भी फिज़िकल टास्क हैं या इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स हैं इनमें आपको सपोर्ट करेगी। तो आपको फ़िज़िकली फ़िट भी रहना है, आपका स्टेमिना भी होना चाहिए। तो अब बात करते हैं ड्यूरिंग दी GTO टास्क कि आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, और ताकि आप GTO से रिकमेंडेशन हासिल करें। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि टेक इनिशिएटिव बट अवॉइड डोमिनेंस। ख्वाह वो इंडोर टास्क हो या आउटडोर टास्क हो, तो आपने बोलना है, कंट्रीब्यूट करना है, आइडियाज़ देने हैं। डिस्कशन के दौरान, पब्लिक स्पीकिंग के दौरान भी आपके आइडियाज़ अच्छे होने चाहिए किसी भी टॉपिक पे, या अगर वो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, जो भी टेस्ट है, तो आपको इनिशिएटिव लेना है। लेकिन ये इनिशिएटिव इस तरह होना चाहिए कि आप ग्रुप को अंडरमाइन ना करें। आपने दूसरों को भी सुनना है और दूसरों को इनकरेज भी करना है। और आपके जो सॉल्यूशंस हैं, इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है बस आप बोलते जाएं, सजेशन देते जाएं। वो जो आपके जो इनिशिएटिव होगा वो लॉजिकल होना चाहिए, विद लॉजिकल सॉल्यूशंस। अक्सर कैंडिडेट ये करते हैं कि बस एक लाइन पर खड़े हो जाते हैं, पीछे से लोगों को सजेशन देते रहते हैं, ख़ुद नहीं कुछ करते हैं, या ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ पार्टिसिपेशन हम बोलते रहते हैं कि इस तरह करें, उस तरह करें, हालांकि उसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती या लॉजिकल सॉल्यूशन वो नहीं होता। बस वो उन्होंने सुना होता है कि आपने बोलना है, इनिशिएटिव लेना है, आप GTO को दिखाना है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। तो GTO को पता होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है और ये किस तरीके से हो सकता है। तो आप अगर वो गलत तरीके से बता रहे हैं तो आपके बताने का, आपके इनिशिएटिव का कोई फ़ायदा नहीं है। स्टे कॉन्फिडेंट एंड कंपोज। आपने नर्वस नहीं रहना। अगर आपका आइडिया एक्सेप्ट नहीं होता या वो दुरुस्त नहीं है तो आपने फिर खामोश नहीं होना। बी पॉजिटिव, एडेप्ट करें, चेंज करें अपना आइडिया को या मेथड को, और किसी दूसरी सूरत में, किसी दूसरे तरीके से आप ग्रुप में कंट्रीब्यूट करें। तो आपने कॉन्फिडेंट रहना है, कंपोज रहना है, परेशान नहीं होना। वर्क स्मार्ट इन आउटडोर टास्क। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको रूल्स पता हो। आप जो GTO आपको लिमिटेशन बताता है, फॉल्स वगैरह बताता है, इंस्ट्रक्शन देता है, आपने उसको प्रॉपर्ली सुनना है और उनको फॉलो करके ही फिर आप उसकी जो आप प्लान बनाए उसको एग्जीक्यूट करेंगे। और जो आपको दिए गए रिसोर्सेज हैं वो आपने एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करना है, और अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना कभी भी। GTO के टास्क में आपने कभी भी अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना, ख्वाह वो इंडोर हो या आउटडोर हो। सपोर्ट करें अपने फेलो कैंडिडेट्स को जब टास्क चल रहा हो। टीममेट्स की मदद करें, उनको क्रिटिसाइज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई गलती कर रहे हैं तो आप उसको आराम से तरीके के साथ बता सकते हैं कि मेरे ख़्याल में ये आपकी बात में ये है, इसमें ये मसला आ रहा है, तो अगर इसको चेंज किया जाए तो बेहतर है। तो आपने रिस्पेक्टेबल मैनर में अगर दूसरे को करेक्ट भी करना है, क्रिटिसाइज़ ना करें, उसको दुरुस्त करें एक सही तरीके के साथ। क्योंकि हमेशा लीडर जो होता है वो सपोर्ट करता है अपने टीममेट्स को या अंडर कमांड को, और उनको अपलिफ्ट करता है, मतलब उनको उठाता है। उनकी जो स्किल जो है ना
या एबिलिटीज़ है ना उनको अपलिफ्ट करता है। तो आपने उनको दबाना नहीं है। फॉलो दी गिवन इंस्ट्रक्शंस। जो इंस्ट्रक्शन आपको या ब्रीफ जीटीओ आपको देता है, आपने उसको केयरफुली सुनना है, उसको याद करना है और उसको फॉलो करना है। अक्सर कैंडिडेट ये गलती करते हैं और इसी वजह से वो मार खा जाते हैं। बाद में उनको पता नहीं चलता कि जीटीओ ने क्या इनबाउंड कहा था, क्या आउट ऑफ बाउंड कहा था, कौन सी इंस्ट्रक्शन दी थी, कौन सी नहीं दी थी। और इसके साथ आपने फॉल को भी अवॉइड करना है। फॉल नहीं करने हो जाते हैं फॉल, लेकिन जैसे ही फॉल हो आपने फॉल उसको करेक्ट करना है, उसको छुपाना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी जो थी टिप्स थी या इन्फॉर्मेशन थी, इसको आप फॉलो करेंगे तो जीटीओ की रिकमेंडेशन आपके लिए आसान हो जाएगी। अभी मैं आपको कुछ प्रो टिप्स बताऊंगा। ये शॉर्टकट भी है और सबका मजमुआ है और ये बेहतरीन तरीका है। इसकी मदद से आप जीटीओ की नज़रों में आ जाएंगे पॉजिटिव लिहाज से, और वो आपको अपने साथ एज ए रिकमेंडेड कैंडिडेट लेके जाएगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो एस दी इंडोर टास्क। जो आपका सबसे पहला इंटरेक्शन है वो इंडोर टास्क में होता है, और इंडोर टास्क में पब्लिक स्पीकिंग टास्क है और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है। जो कैंडिडेट इस काबिल होते हैं या अपने आप को मनवा लेते हैं दो पब्लिक स्पीकिंग टास्क में, मतलब दो टास्कों में, एक पब्लिक स्पीकिंग टास्क है और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, यहाँ पर अगर उन्होंने अपनी सलाहियतें ज़ाहिर की और जीटीओ के सामने मतलब उनके पॉइंट्स बन गए कि वाकई इन कैंडिडेट्स में कुछ है, लेकिन वो ऐसा नहीं बनता। आपकी अवेयरनेस होगी टॉपिक्स के ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी पब्लिक स्पीकिंग में, तो फिर जीटीओ की नज़रों में आप आएंगे। अदरवाइज़ वो उनकी जीटीओ की नज़र में आप नहीं आ सकते। इस तरह ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में आपका प्लान अच्छा होगा तो आप जीटीओ की नज़र में आ सकते हैं। जीटीओ अमूमन चूँकि वो इंसान होता है तो 8-10 कैंडिडेट जो है ना, उनमें से हर एक कैंडिडेट को वो अपने साथ रिकमेंड वाला कैंडिडेट नहीं लेके जाता। तो वो इधर से जो इंडोर टास्क में जो कैंडिडेट उभर कर आते हैं तो उनको आगे साथ लेके जाते हैं कि ये मेरे वो कैंडिडेट है जो मैंने आगे भी अब इनको चेक करना है कि ये रिकमेंड मैं करूं या ना करूं। अब अगर कोई कैंडिडेट इन दोनों टास्क जो इंडोर टास्क में परफॉर्म नहीं कर पाता तो यूजुअली वो इग्नोर हो जाता है जीटीओ से। तो अब अगर उन्होंने अपने आप को रिकमेंड करना है तो उनको जो बाहर के जो टास्क हैं, आउटडोर टास्क, उनमें बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा कि वो जीटीओ की नज़र में आ जाए। क्योंकि जब इंडोर में वो नज़र में नहीं आते जीटीओ को तो फिर जीटीओ भी बाहर उन पे तवज्जो नहीं देता। लेकिन जिन्होंने जो इंडोर टास्क होते हैं उन्होंने अपने आप को जीटीओ के सामने पेश किया होता है, जीटीओ की नज़र में आ चुका है कि इन कैंडिडेट में कुछ है, कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो फिर वो बाहर भी उन पे नज़र रखता है और उनको मौका देता है कि मैं इसको मज़ीद चेक करूं कि इनमें ये एबिलिटीज़ बाहर के लिहाज से भी है या नहीं है। तो उनको ज़्यादा मतलब जीटीओ ऑब्ज़र्व करता है, देखता है और उनका ज़्यादा चांस बनता है। तो आपने अगर अपने आप को रिकमेंड कराना है, जीटीओ के नज़रों में आना है, तो आपने जो इंडोर टास्क है उसको मास्टर करना है। इसके बग़ैर आप जीटीओ की नज़रों में आ तो सकते हैं बाद में ज़ोर लगा के, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप जो इंडोर टास्क हैं उसमें कमाल हासिल करें। उसके बाद जो है आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंट से मुराद है कि अपवर्ड ट्रेंड होना चाहिए कि हर टास्क आपकी इम्प्रूव हो रही है, आपकी जो स्किल्स हैं हर टास्क में उभर कर आ रही हैं। तो या तो ये तरीके आपका अपवर्ड ट्रेंड हो परफॉर्मेंस का, या आपका शुरू से ही ये ट्रेंड हो कि मुसलसल ही आप अबव एवरेज जा रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं। तो ये दो ट्रेंड जो है ग्राफ के लिहाज से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको इस तरीके से करना है। तो इस तरह की जो परफॉर्मेंस होगी तो आप डेफिनेटली जीटीओ की तरफ से आपके रिकमेंडेशन के चांस बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउनवर्ड हो, मतलब पहले टास्क आपने अच्छे किए हैं, वो बेशक इंडोर ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आउटडोर में फिर वो बिल्कुल ज़ीरो हो गए या बिल्कुल डाउन हो गए तो बस आप गए काम से। या दूसरा है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, बिहेवियर है, वो एरेटिक है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये भी डिज़ायरेबल नहीं है। जीटीओ इनको भी इग्नोर कर लेता है और उसको मार्क कर लेता है कि इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। तो ये डाउनवर्ड ट्रेंड और जो जिगजैग ट्रेंड है ये जीटीओ
डायमेंशन या GTO इनको फिर रिकमेंड नहीं करता। या तो आपकी परफॉर्मेंस अपवर्ड होनी चाहिए या कंसिस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट से मुराद ये है कि इट शुड बी वेल अबव एवरेज। तो इस तरीके से अगर आपकी परफॉर्मेंस इस तरह है तो आप रिकमेंड हो सकते हैं GTO से। और लास्ट पॉइंट ये है कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल GTO के टास्क में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल की वीडियो में मैंने इस पर बात की है। ये अगर आपकी परफॉर्मेंस अपवर्ड है, बाकी बिल्कुल सही है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल फेल हो गए तो GTO आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करेगा। बेशक आपके बाकी जितने भी टास्क हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हों, तो GTO आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। ये टेक्निकल नॉकआउट है। तो आपने टेक्निकल नॉकआउट नहीं, GTO का दिल चाहेगा कि मैं आपको रिकमेंड करूँ, लेकिन जब आप IOS में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर वो आपको किसी भी सूरत रिकमेंड नहीं कर सकता। इवन अगर आप डिप्टी और साइक से भी रिकमेंडेड है, लेकिन आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल फेल है तो फिर भी आपको एक चांस तो दिया जाएगा री ऑब्स्टिकल के लिए। लेकिन अगर उसमें भी आप फेल हो गए तो आपको फिर कोई भी ISSB में रिकमेंड नहीं कर सकता। तो आपने इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स को लाइट नहीं लेना और इसको इग्नोर नहीं करना। इसके लिए आप एक्सरसाइजेस करें, वो रनिंग करें, वॉक करें, पुल अप पुशअप्स वगैरह करें, तो अपने आप को फ़िज़िकली फ़िट रखें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फाइनल थॉट क्या है कि GTO डायमेंशन इज़ नॉट अबाउट बीइंग द लाउडेस्ट और द स्ट्रॉन्गेस्ट। GTO में ये नहीं है कि आप लंबे हैं, ताकतवर हैं, ये नहीं है। ये जो GTO जो कि जितने भी टास्क हैं, आपकी जो परफॉर्मेंस है, डेमोन्स्ट्रेटिंग जेन्युइन लीडरशिप, टीम वर्क, इंटेलिजेंस आपके और कंपोजर है, ये चीज़ें GTO डायमेंशन चेक करता है। और बेस्ट कैंडिडेट कौन होता है GTO डायमेंशन के लिहाज से, कि वो कैंडिडेट होता है जो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखता है अक्रॉस ऑल द टास्क। जिस तरह मैंने प्रो टिप्स में बताया कि आपकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए या अपवर्ड होनी चाहिए। शो एडेप्टेबिलिटी, जो कैंडिडेट एडेप्टेबिलिटी शो करता है, एडेप्टेबिलिटी से मुराद ये है कि वो रिजिड नहीं होता किसी भी चीज़ में, ख्वाह उसका प्लान हो या उसको थॉट हो या उसको ओपिनियन हो, उसमें रिजेक्ट नहीं होता। वो फ़ौरन अगर उसको समझता है कि वो गलती पर है तो वो उसको दुरुस्त कर लेता है, तो इसको एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। और आपका जो इंटरेक्शन है विद द ग्रुप वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी कैंडिडेट में ये चीज़ें हैं तो GTO के लिहाज से, GTO डायमेंशन के लिहाज से वो कैंडिडेट बेस्ट है, और इस लिहाज से आपको GTO रिकमेंड भी करेगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि इस तफसीली वीडियो के साथ आप लोगों को पता चल गया होगा कि GTO डायमेंशन है क्या, किस मेथडोलॉजी पे या उसकी वर्किंग मेथडोलॉजी क्या है, और GTO क्या चीज़ें चेक करता है, और आपने GTO को कैसे इम्प्रेस करना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बता दी। बाकी हर टास्क के बारे में आप इंडिविजुअल जो वीडियो है मैंने बनाई उस पर जा सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपके लिए GTO डायमेंशन को आराम से, या जो GTO के जितने भी टास्क है उसको आराम से कर पाएंगे। ये आपके लिए अभी कोई मसला नहीं रहेगा। और अगर किसी को कोई इस सिलसिले में कोई सवाल है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त से पहले, जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके, और आप अपने ISSB की तरह तैयारी मुफ्त और दुरुस्त तरीके से कर सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो इंशाल्लाह डिप्टी डायमेंशन के टास्क के बारे में होगी, ग्रुप डिस्कशंस या ऐसे राइटिंग के बारे में होगी। तो तब तक इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।